वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि क्लास 9th फिजिक्स के दूसरे चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाऊंगा बच्चों। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा, तो आपको पता होगा कि इसके पहले मैंने न्यूटन थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, फोर्स और उसके टाइप्स, अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स, इन सारे टॉपिक्स को कवर करा दिया है। और इन सारे टॉपिक्स की जो वीडियो है, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टॉपिक क्या है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये आप सभी के लिए। और बच्चों, मोमेंटम यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, तो सबसे पहले हम मोमेंटम समझ लेते हैं। इसकी हमने सेपरेट एक वीडियो बनाई है, उसको आप जाके देख लेना, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मोमेंटम के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वेलोसिटी का होना। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास है और वो मोशन के स्टेट में है, तो उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम जरूर होगा बच्चों। ठीक है, और मोमेंटम को सिंपली हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों की मोमेंटम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, हमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझना है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है बच्चों। कैसे कांस्टेंट रहता है, कैसे चेंज नहीं होता मोमेंटम? ठीक है बच्चों, इसके पहले हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ाया था और मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से एक्शन का रिएक्शन हमको मिलता है, कि अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो बॉडी भी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट का फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई करेगी। ठीक है, तो बच्चों उस लॉ का थोड़ा सा यूज करेंगे, यहां पे यूज होगा, उसी पे बेस्ड है ये हमारा प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। बच्चों, सपोज करो कि एक ट्रक है और वो क्या कर रही है? मोशन कर रही है। ठीक है, जब मोशन में है तो ट्रक का कुछ ना कुछ मास है, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी क्योंकि वो मोशन के स्टेट में है। और जब मास और वेलोसिटी आ गई उसमें, तो मोमेंटम तो होगा ही होगा। ठीक है, और उसके आगे एक कार मूव कर रही है, बहुत ही स्लो मोशन में मूव कर रही है कार, और उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो ये ट्रक क्या करती है? जाके कार को हिट कर देती है। ध्यान से सुनना, ये एक स्टोरी की तरह है बच्चों, स्टोरी की तरह इसको सुनना, क्योंकि इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मिस्ट्री छुपी हुई है। ठीक है, और ये ट्रक क्या करती है? कार को जाके हिट कर देती है। अब हिट कब करेगी? इसकी वेलोसिटी, इसका मतलब है कि फास्ट है, इसका मोमेंटम ज्यादा है, तभी तो ये उस इसके आगे जो कार मोशन में है उसको इसने ओवरटेक कर लिया। ठीक है, तो ओवरटेक करने के बाद क्या हुआ कि इसने जाके उसको हिट कर दिया। तो इसका जो मोमेंटम था, इसका मोमेंटम उस कार के कंपैरिजन में हाई था, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हाई थी। लेकिन जब इसने हिट कर दिया उसको, कार को, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। बट उस कार का मोमेंटम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब ये पुश करेगी ना उसको, तो वो कार क्या करेगी? आगे के साइड और तेजी से मूव करने लगेगी, मोशन में आ जाएगी। तो जितना इसका अमाउंट ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हुआ है, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ मोमेंटम उस कार का इंक्रीज हो जाता है बच्चों। तो यहां पे मोमेंटम क्या हुआ? कंजर्व हुआ बच्चों, कांस्टेंट रहा, क्योंकि जितना इसका मोमेंटम लॉस हुआ, उतना उस कार का मोमेंटम क्या हुआ? इंक्रीज कर गया। तो लॉस हुआ मोमेंटम और इंक्रीज हुआ मोमेंटम दोनों आपस में बराबर होंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं बच्चों। हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान देना। व्हेन टू बॉडीज act upon
वन एनदर their total momentum remains constant or conserved। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये हमारा कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है मोमेंटम का। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही होता है कि व्हेन टू बॉडीज, जब दो बॉडीज आपस में एक्ट कर रही हैं, मतलब फोर्स अप्लाई कर रही हैं, एक दूसरे को हिट कर दे रही हैं, वन एनदर, एक दूसरे को हिट कर रही हैं, दियर टोटल मोमेंटम, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा बच्चों, या इसी को आप बोल सकते हो कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, या इसके लिए आप सिंपली एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो, मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मोमेंटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना पैदा कर सकते हैं, और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद हमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम डिराइव करने चलते हैं वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, हमने एग्जांपल किसका लिया है, ट्रक और कार का, कि ट्रक जाती है कार को हिट कर देती है, मतलब ट्रक वाला जाके कार को भिड़ा देता है, और कार का मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है पहले के कंपैरिजन में, और ट्रक का मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है। बच्चों सपोज करो कि जो ट्रक का मास है वो क्या है, m1 है, और ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 है। तो ट्रक का मोमेंटम क्या हो जाएगा, ट्रक का मोमेंटम हो जाएगा, ट्रक का मोमेंटम के लिए हम P1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा m1 u1, ये ट्रक का मोमेंटम हो गया। और सपोज करते हैं कि जो कार है उसका जो मास है वो क्या है, m2 है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है जिससे वो पहले मोशन कर रही थी, दैट इज u2। ठीक है, तो जो कार का मोमेंटम होगा P2 हम ले रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा m2 u2। ठीक है बच्चों, ये मोमेंटम कब का है, जब ट्रक ने कार को हिट नहीं किया था, लेकिन जब ट्रक कार को हिट कर देगी तो ट्रक का मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा और कार का मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो हम सपोज करते हैं कि जब दोनों में कोलिजन हो जाता है तो जो ट्रक की वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी, वो क्या हो जाती है, v1 हो जाती है, और जो कार की वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, v2 हो जाती है, u2 से v2 हो जाती है, और ये u1 से v1 हो जाती है। बच्चों जब ट्रक कार को हिट कर देगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, कार की वेलोसिटी u2 से v2 हो जाएगी, और ट्रक की वेलोसिटी u1 से v1 हो जाएगी। तो अगर हम कार का एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन ऑफ कार, तो कार का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। मतलब कि जो हिटिंग हो रही है, जो कोलिजन हो रहा है, वो बहुत ही स्मॉल टाइम t के लिए हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कार का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, u2 से v2 हो जा रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल क्या होगा, v2 माइनस u2 अपॉन में टाइम हो जाएगा t। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन a2। ठीक है, a2 किसका एक्सेलरेशन है, कार का। और अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक की बात करें तो ट्रक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ट्रक की वेलोसिटी पहले u1 थी, हिट करने के बाद v1 हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, v1 माइनस u1 अपॉन में टाइम।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा a1 है बच्चों। a1 बोले तो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक, ठीक है, ये तो एक्सेलरेशन की बात कर लिया हमने। और जब ट्रक कार को हिट करेगा बच्चों, तो ट्रक क्या करेगा, कार पे फोर्स लगाएगा और कार भी उतना इक्वल अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रक पे लगाएगा, ठीक है। तो जो फोर्स ट्रक कार पे अप्लाई कर रहा है उसको हम क्या मान रहे हैं, F1 मान रहे हैं। और जो फोर्स कार ट्रक पे अप्लाई करेगा, ठीक है, रिएक्शन के थ्रू, उसको हम क्या ले रहे हैं, F2 ले रहे हैं, ठीक है। F2 क्या है बच्चों, फोर्स अप्लाइड बाय द कार ऑन द ट्रक, और F1 क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक ऑन द कार, ठीक है। तो F1 क्या होगा बच्चों, ये F1 जो फोर्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है, कार पे लग रहा है, ट्रक के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, F का जनरल जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास किसका लेंगे हम, यहाँ पे कार का लेंगे, क्योंकि F1 किस पे लग रहा है, कार पे लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, m2 मास है उसका, और चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे आएगी, मतलब कि एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम, एक्सेलरेशन हमने निकाला है, यहाँ पे कार का एक्सेलरेशन a2 है, तो ये क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, m2, a2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, v2 माइनस u2 अपॉन में टाइम, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये F2 जो है, F2 क्या है, ये कार द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स है जो कि ट्रक पे अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। कार जो ट्रक पे फोर्स अप्लाई कर रही है, रिएक्शन फोर्स, दैट इज F2। तो ये F2 किस पे अप्लाई हो रहा है, ट्रक पे अप्लाई हो रहा है कार के द्वारा। तो ट्रक का मास लेंगे तो ट्रक का मास कितना है, m1 है, और उसके एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो a1 है। a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, v1 माइनस u1 अपॉन में t, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं m1, और a1 की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो, v1 माइनस u1 अपॉन में t, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स आ गए हमारे, एक्शन फोर्स भी आ गया और रिएक्शन फोर्स भी आ गया। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक्शन करेंगे तो रिएक्शन भी आएगा। किसी को अगर एक थप्पड़ मारोगे तो क्या रहेगा, तुम्हारे हाथ में भी तो चोट लगेगी ना, ठीक है, क्योंकि उसकी जो बॉडी है जहां पे तुम थप्पड़ मार रहे हो वहां से भी तो रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो यहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ हम अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्शन फोर्स इक्वल टू रिएक्शन फोर्स के होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब क्या है, विथ नेगेटिव साइन। तो F1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है ये कि नहीं। माइनस ऑफ F2 क्यों करेंगे, क्योंकि इक्वल अमाउंट का फोर्स तो रिएक्शन में हमको मिलेगा, लेकिन वो डायरेक्शन क्या रहेगी, फोर्स की अपोजिट रहेगी। इस वजह से यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अब बस क्या करना है आपको, F1 और F2 की वैल्यू रख देना है और सॉल्व कर देना है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा आ जाएगा बच्चों। तो F1 की वैल्यू क्या है, यहां से पुट अप करो आप, m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन में t रख देते हैं बच्चों, m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन में टाइम। और F2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस ले लेते हैं, और F2 यहां पे हमारा कितना है, m1 v1 माइनस u1 अपॉन में टाइम, m1 v1 माइनस में u1 अपॉन में समय बच्चों, टाइम, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन में टाइम, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ m1 v1 प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, m1 u1 अपॉन में टाइम। बच्चों टाइम से टाइम इधर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू माइनस ऑफ m1 v1
प्लस m1u1। ठीक है, तो आप क्या करो कि माइनस वाला टर्म उधर भेज दो, ये माइनस वाला इधर ले लो ताकि प्लस में हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा m2v2, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस m1v1 इक्वल टू इधर कितना बचेगा बच्चों m1u1, और ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस m2u2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा निकल के आ गया फॉर्मूला। ये क्या है बच्चों, यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। बच्चों ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है बच्चों, इसके थोड़ा सा हम एप्लीकेशन की बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है बच्चों, बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है इसका। बच्चों हमने एग्जाम्पल दिया था, एप्लीकेशन बताया था किसका, न्यूटन के थर्ड लॉ का, जिसमें मैंने ढेर सारे एप्लीकेशंस बताए थे, और उसमें एक एप्लीकेशन मैंने क्या बताया था कि जेट वाला, एरोप्लेन वाला, कि जो एरोप्लेन होती है वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड होती है बच्चों, कि उसमें जो फ्यूल होता है ना, वो क्या होता है कि जब बर्न करता है फ्यूल तो वो गैसेस के फॉर्म में क्या होता है, हाई वेलोसिटी से बाहर आता है, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी से वो गैसेस बाहर आती हैं उतने ज्यादा वेलोसिटी से वो जेट क्या करता है, एरोप्लेन क्या करता है, फॉरवर्ड के डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है बच्चों, तो यहां भी वही चीज है बच्चों कि जो मोमेंटम है, जो गैसेस वहां पे बन रही हैं, जो ब्लास्ट हो रहा है, फ्यूल के बर्न होने से जो भी गैसेस बाहर निकलती हैं, उनका मास तो कम है इन कंपैरिजन टू एरोप्लेन या जेट के, बट वहां पे उनकी वेलोसिटी जो है, मतलब गैसेस जो बाहर निकलेंगी वो बहुत ही हायर वेलोसिटी से निकलती हैं। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी से वो निकलेंगी उतना ज्यादा उनका मोमेंटम होगा, और उस मोमेंटम को कंजर्व कौन करेगा, कैसे कंजर्व होगा वो मोमेंटम, उतना ही सेम मोमेंटम वो जेट को मिलेगा, जेट भी उतना सेम मोमेंटम गेन करेगा। मतलब जितनी वेलोसिटी से वो बाहर आएंगी गैसेस, उतनी ज्यादा वेलोसिटी से वो हमारा जेट या एरोप्लेन क्या करेगा, फॉरवर्ड मोशन करेगा। तो यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है बच्चों,